दोस्तों वायरलेस स्कूल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है हैंडओवर इन एलटी। हैंडओवर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और ये दूसरा वीडियो है जो कि मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। तो जिन दोस्तों ने हैंडओवर पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाएं और उस वीडियो को देखें, तो उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आपको सारी चीजें इजीली समझ में आए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कम्प्लीटली इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंडओवर वाया X2 इंटरफेस और S1AP इंटरफेस दिखाऊंगा, और उसके बेसिस जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मैं उसको वो सब चीजें आपको समझाऊंगा। और हम इस वीडियो के अंत तक हम जाते जाते ये भी हम बात करेंगे कि इवेंट्स जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था A1 A2 A3, इन इवेंट्स का रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन है, कब वो ट्रिगर होते हैं, तो ये सब चीजें भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस किया था। तो बेसिकली हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि हैंडओवर क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कौन डिसीजन लेता है हैंडओवर का, और हैंडओवर में एलटी सॉफ्ट हैंडओवर सपोर्ट करता है एलटी या हार्ड हैंडओवर सपोर्ट करता है। डिस्कस किया था कि प्रिपरेशन फेज क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज क्या होता है और कंप्लीशन फेज क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हैंडओवर कितने तरह का होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि X2 बेस्ड हैंडओवर और S1AP बेस्ड क्या होता है। तो बेसिकली आज हम यही डिस्कस करेंगे कि X2 बेस्ड हैंडओवर कैसे काम करता है इन केस ऑफ इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंडओवर। तो इसका कॉल फ्लो हम देखेंगे, और मोस्टली ये वीडियो इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंडओवर पे ही कवर हो जाएगा, ज्यादा लेंथी में बनाने से। तो मोस्ट इसके बाद भी एक वीडियो शायद मुझे बनानी पड़ेगी रिलेटेड टू इंटर फ्रीक्वेंसी हैंडओवर बेस्ड ऑन द X2 एंड S1AP। तो तो बेसिकली आज हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंडओवर कॉल फ्लो को कम्प्लीटली समझ ले। क्योंकि अगर आप इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंडओवर कॉल फ्लो को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इंटर फ्रीक्वेंसी कॉल फ्लो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, उसमें कंफ्यूजन आपकी बहुत कम होगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉल फ्लो कैसे होता है, इसमें कौन जो मैसेजेस कॉल फ्लो होते हैं वो किसके किसके बीच में होता है। तो सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, बस यूवी है और आपकी यूवी जो है सोर्स नोड भी से कनेक्टेड है और एक नेबर में टारगेट नोड भी है। तो जब भी हैंडओवर की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले सोर्स नोड भी क्या करेगा, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज भेजेगा यूवी को। और आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन एलिमेंट जाएगा, तो मेजरमेंट ऑब्जेक्ट टू ऐड मॉडलिस्ट जाएगा, रिपोर्ट कॉन्फ़िग टू ऐड मॉडलिस्ट और मेजरमेंट आईडी टू ऐड मॉडलिस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मिस ऑब्जेक्ट। तो आपको जब भी इंटरव्यू में किसी को समझाना है या किसी इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना है तो आप उसको मेजरमेंट ऑब्जेक्ट नहीं कहिए, मिस ऑब्जेक्ट ही कहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में इसको मिस ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। उसके बाद रिपोर्ट कॉन्फ़िग और मेजरमेंट आईडी टू ऐड मॉडल्स। तो बेसिकली ये चीजें क्या है, तो जिन दोस्तों ने पार्ट 1 वीडियो देखा है उनको समझ में आता होगा कि ये मेजरमेंट ऑब्जेक्ट क्या है और रिपोर्ट कॉन्फ़िग क्या है और मेजरमेंट आईडी क्या है। तो इस पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरऑल बता देता हूँ कि मेजरमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर में इनोड भी वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर करता है जो कि यूवी से मेजरमेंट करवाना है। और रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन टू ऐड मॉडलिस्ट के अंदर में वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर करता है कि कैसे उस मेजरमेंट को जो यूवी ने किया है उसको रिपोर्ट करेगा यूवी। और मेजरमेंट आईडी टू ऐड मॉडलिस्ट में क्या होता है कि एक मेजरमेंट आईडी और एक रिपोर्ट कॉन्फ़िगर आईडी को एक मेजरमेंट आईडी के साथ मैप कर दिया जाता है। जब यूवी इनोड भी को कुछ रिपोर्ट करता है तो वो मेजरमेंट आईडी पे बेस्ड करके रिपोर्ट करता है। तो उसके बाद जब ये सब चीजें हो गई, इसीलिए मैंने पार्ट 1 वीडियो पहले ही बना दिया था ताकि आप लोग इस चीज से पहले ही समझ जाएं कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। अदरवाइज इस वीडियो में मैं अगर उस चीज को एक्सप्लेन करता तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज सोर्स नोड भी को यूवी भेजता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसे ही सोर्स नोड बी के पास आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट आ गया, इसका मतलब यूवी ने अपना जो है वो मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब मेजरमेंट कंप्लीट होने के बाद यूवी क्या करेगा, तो मेजरमेंट रिपोर्ट भेजेगा। तो इस मेजरमेंट रिपोर्ट के अंदर में आपके देख सकते हैं कि मेजरमेंट आईडी जाती है और आरएसआरपी आरएसआरक्यू और पीसीआई जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर सोर्स इनोड बी ने अगर आरएसआरपी रिपोर्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया है तो यूवी आरएसआरपी रिपोर्ट करेगा, और अगर आरएसआरक्यू रिपोर्ट किया है तो आरएसआरक्यू करेगा, और पीसीआई है तो पीसीआई करेगा। अगर ये आरएसआरपी और आरएसआरक्यू दोनों ही रिपोर्ट करना है तो उस पे बेस्ड करके यूवी रिपोर्ट करेगा। अब ये मेजरमेंट आईडी 1 एक सेटअप मेजरमेंट के लिए है, दूसरे सेटअप मेजरमेंट के लिए हो सकता है कि मेजरमेंट आईडी 2 हो, इसके अंदर भी एक मिस ऑब्जेक्ट आईडी हो और रिपोर्ट कॉन्फ़िग आईडी हो। तो बेसिकली ऐसे होती हैं चीजें। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट आईडी 1 के अंदर में आप डायरेक्टली ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू में ये भी बोलते हैं कि मेजरमेंट आईडी के अंदर में ये सब चीजें आती हैं तो दैट इज एक्सेप्टेबल। बट
कहने का मतलब है, कॉन्सेप्ट आपका ये रहना चाहिए कि मेजरमेंट आईडी 1 के अंदर में रिपोर्ट कॉन्फ़िग आईडी होगी, मेजरमेंट ऑब्जेक्ट आईडी होगी, चाहे वो 1 1 हो या 0 1, कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट होंगी जरूर, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट आईडी बनती ही है बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑब्जेक्ट एंड रिपोर्ट कॉन्फ़िग आईडी। तो जब ये मेजरमेंट रिपोर्ट सोर्स यूनिट बी के पास पहुंच जाता है, तो सोर्स यूनिट बी क्या करता है कि जो यूवी ने मेजरमेंट किया है, मान लीजिए कि उसने 5 पीसीआई मेजर किया, पीसीआई 304, 305, 306, 307, 308, मान लीजिए कि ये पीसीआईस हैं, तो अब इसमें ये किस पीसीआई की क्या कंडीशन है ये भी यूवी रिपोर्ट करके सोर्स यूनिट बी को दे रहा है। जैसे कि इसकी आरएसआरपी क्या है, आरएसआरक्यू क्या है, इसकी भी आरएसआरक्यू क्या हो, तो अब इसमें से जिसका कवरेज सबसे अच्छा होगा उसको सोर्स यूनिट भी पिक करेगा और डिसाइड करेगा कि उसी सेल पे हैंड ओवर देना है। तो मान लीजिए कि ये सेल उसने पिक किया 306, और ये 306 पीसीआई हमारी टारगेट सेल की पीसीआई है। तो उसके बाद सोर्स यूनिट भी क्या करेगा, उस पीसीआई को हैंडओवर रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अगर ये सोर्स टारगेट यूनिट भी हैंडओवर के लिए अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, हैंडओवर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सोर्स यूनिट बी को वापस। और अगर ये जैसे ही हैंडओवर एक्नॉलेजमेंट टारगेट यूनिट बी से सोर्स यूनिट बी के पास आता है, सोर्स यूनिट बी क्या करता है कि आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज जो है वो यूवी को भेज देता है। दोस्तों, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज को कुछ लोग हैंडओवर कमांड भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि हैंडओवर कमांड क्या है। आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली हैंडओवर कमांड है, जो कि सोर्स यूनिट भी यूवी को भेजता है। कब भेजता है, जब वो हैंडओवर रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट दे दिया तब। तो दोस्तों, ये चीजें जो यहाँ से जो आप देख रहे हो, राइट, ये प्रिपरेशन फेज में आता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, राइट, कि 3 फेजेस होते हैं, एक प्रिपरेशन फेज, एक एग्जीक्यूशन फेज और एक कंप्लीशन फेज। तो ये जो प्रोसेस है, राइट, ये हैंडओवर रिक्वेस्ट, हैंडओवर एक्नॉलेजमेंट, ये प्रिपरेशन फेज में आता है। ये ऊपर की चीजें आप यहाँ कंसीडर मत कीजिए, बट बेसिकली इसको आप यहाँ से कंसीडर कीजिए कि ये जो है वो प्रिपरेशन फेज में आता है। मतलब दोनों सोर्स यूनिट भी और टारगेट यूनिट भी अपने आप को रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं हैंडओवर के लिए। तो अब ये जो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज जब यूवी के पास पहुंच गया, जिसको हैंडओवर कमांड भी बोलते हैं, उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन एलिमेंट रहती है जिसको बोलते हैं मोबिलिटी कंट्रोल इन्फो। अब इस मोबिलिटी कंट्रोल इन्फो के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एलिमेंट जाता है। जैसा कि आप टारगेट सेल की पीसीआई क्या है, जैसे मान लीजिए कि टारगेट सेल की पीसीआई 306 हमने यहाँ पे लिख के रखी, तो यहाँ पे भी 306 पीसीआई जो है वो दिया जाएगा। क्यों क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यूवी को पता चलना चाहिए कि किस पीसीआई पे उसको हैंडओवर रिक्वेस्ट सेंड करनी है या उस पर हैंडओवर करना है। तो ये पीसीआई आती है 306 मान लीजिए, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइमर 304 होता है, क्योंकि ये हैंडओवर टाइमर है। जब ये आरआरसी कनेक्शन आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज जब यूवी के पास पहुंच जाता है, एग्जैक्टली जब ये पहुंच गया, तो उसके बाद ये टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और ये जब तक रैच कंप्लीट नहीं होता तब तक ये टाइमर एक्टिवेट ही रहता है। वैल्यू 1000 मिली सेकेंड है, तो ये 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड के अंदर में ये सब सारी चीजें हो जानी चाहिए, यानी कि हैंडओवर कंप्लीट हो जाना चाहिए एक में। अगर ये इस टाइम के अंदर में अगर हैंडओवर कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर ये क्या होगा कि हैंडओवर फेल्योर कहलाएगा, और कॉज में आएगा T304 टाइमर एक्सपायरी। और दूसरी जो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एलिमेंट होती है, जो रैच कॉन्फ़िगरेशन आता है इसके अंदर में, क्योंकि यूवी को पता होना चाहिए कि हम मुझे कौन सा प्रीएम्बल यूज करना है, क्योंकि एक कनेक्टेड मोड है, राइट। इसमें कंटेंशन फ्री रैच होगा, कंटेंशन बेस्ड रैच नहीं होगा, तो ये रैच कॉन्फ़िगरेशन भी यूवी को पता होनी चाहिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, ये सब इन्फॉर्मेशन सोर्स यूनिट भी दे रहा है यूवी को। बट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या ये सोर्स यूनिट भी से एक्चुअली आता है या टारगेट यूनिट भी से आता है। तो बेसिकली जो ये आप आरआरसी कनेक्शन या हैंडओवर कमांड के मैसेज देख रहे हैं, ये सोर्स टारगेट यूनिट भी सोर्स यूनिट भी को देता है, और सोर्स यूनिट भी ये यूवी को फॉरवर्ड कर देता है। तो बेसिकली जो आप रैच कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ये टारगेट यूनिट भी से सोर्स यूनिट भी को आता है, और सोर्स यूनिट भी यूवी को भेज देता है। अब इसलिए मैं आपको ये चीज क्लियर कर दिया हूँ कि कुछ लोग कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन करेंगे कि सोर्स यूनिट बी को कैसे पता चलेगा कि टारगेट यूनिट बी के पास कौन सा प्रीएम्बल फ्री है, क्योंकि प्रीएम्बल एलोकेट यूनिट भी करता है कंटेंशन फ्री रैच में, राइट। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि आप बोल दें कि सोर्स यूनिट भी, हाँ, आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि सोर्स यूनिट भी से आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज आता है यूवी तक, बट आपको एग्जैक्ट में पता होना चाहिए कि वो कॉल फ्लो हो कैसे रहा है। रैच कॉन्फ़िगरेशन डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन रहता है, उसके बाद रहता है इसके अंदर आपका रैच कॉन्फ़िगरेशन कॉमन भी रहता है। अब रैच कॉन्फ़िगरेशन कॉमन क्यों रहता है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अगर
कभी किसी को इस पे डाउट हुआ तो हम डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछिएगा तो मैं बता दूंगा, बट बेसिकली अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ कि इसमें अगर मैं इसमें अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो उसके बाद इसमें जो भी और जो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट आता है वो होता है आपका कैरियर बैंडविड्थ क्या है। मान लीजिए कि आपकी बैंडविड्थ 20 मेगा हार्ज है या 10 मेगा हार्ज है या 5 मेगा हार्ज है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन एलिमेंट जो होता है वो मोबिलिटी कंट्रोल इन्फो के अंदर में आती है। और भी जो चीजें होती हैं वो तुम्हारे एक यूवी को जो है न्यू आइडेंटिटी एलोकेट हो रही है, अगर वो टारगेट इनोड बी पे जा रहा है, मतलब दूसरे इनोड बी पे जा रहा है, तो एक न्यू आईडी एलोकेट होती है, आप कह लीजिए न्यू यूवी आइडेंटिटी एलोकेट होती है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही ये सब आई मीन कहने का मतलब है कि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर यूवी को अगर पीसीआई पता नहीं है तो वो हैंडओवर किस पे सेंड करेगा, कि रैच किस सेल पे इनिशिएट करेगा, इसलिए उसको पता, टाइमर की वैल्यू पता होनी चाहिए, रैच कॉन्फ़िगरेशन और बैंडविड्थ ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सब चीजें सोर्स नोड भी यूवी को दे रहा है। उसके बाद जो हम बात करेंगे कि इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि ये रैच रिक्वेस्ट सेंड करेगा, यूवी रैच रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको, टारगेट इनोड बी को। तो ये रैच रिक्वेस्ट में ही आप लोगों को पहले इनिशियल अटैच में ही पता बता चुका हूँ कि रैच रिक्वेस्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन एलिमेंट आता है, तो सेम इन्फॉर्मेशन एलिमेंट आप यहाँ पे भी ऐड करके रखें। ठीक है। और रैच रैच रिस्पॉन्स अगर यूवी को रिसीव हो गया टारगेट इनोड बी, तो उसके बाद क्या होगा कि आरआरसी कंडीशन रिकॉन्फिगरेशन कंप्लीट। मैसेज कौन भेज रहा है, यूवी भेज रहा है सोर्स इनोड बी को। क्यों भेज रहा है, तो सोर्स नोड भी को पता होना चाहिए कि रैच जो है वो सक्सेसफुल होती है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि हैंडओवर कंफर्मेशन, मतलब यूवी बता रहा है कि जो प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट किया था या हैंडओवर का वो कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही ये हैंडओवर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, टारगेट यूनिट भी क्या करेगा कि सर्व एमएमई या सर्विंग गेटवे को कह लीजिए कि पाथ स्विच करने का रिक्वेस्ट देगा। पाथ स्विच करने का रिक्वेस्ट इसलिए देगा क्योंकि पहले जो डेटा का फ्लो हो रहा था वो यूवी और सर्वी इस सर्विंग इनोड बी के बीच में हो रहा था, राइट। सर्विंग इनोड बी के बीच में मतलब यूवी की जो आईपी एलोकेट किया था वो सर्विंग इनोड बी ने एलोकेट किया था, राइट। तो ये जो पाथ जो है वो इन दोनों के बीच में फ्लो हो रहा था, डेटा फ्लो इन दोनों के बीच में हो रहा था। बट अगर अभी क्या है कि जब सर्विंग इनोड भी चेंज हो जाएगी, राइट, तो इस पाथ को भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो पाथ कैसे होगा, अब इस सेल से लेके इस सेल के बीच में होगा, राइट। तो ये पाथ पाथ जो चेंज करने का रिक्वेस्ट कौन भेजता है, ये पाथ चेंज का रिक्वेस्ट भेजता है टारगेट इनोड भी कोर नेटवर्क को भेजता है। तो जब ये कोड नेटवर्क इसका एक्नॉलेजमेंट दे देता है तो टारगेट इनोड भी फिर वापस सोर्स इनोड भी को बताता है कि भाई हमारा जो हैंडओवर का प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो गया है, अब तुम रिसोर्सेस रिलीज कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी यूवी किसी भी सोर्स नोड भी से अटैच होता है तो वो एक सेशन आईडी क्रिएट हो जाती है। तो सेशन आईडी तब तक उस सोर्स नोड भी के पास रहती है जब तक कोई दूसरा टारगेट नोड भी या कोड नेटवर्क बता नहीं दे कि यूवी जो है हम मेरे साथ अभी करंट अटैच है, तब जाके सोर्स यूनिट भी क्या करता है उस सेशन को डिलीट करेगा। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो रहा है कि पांच स्विच हो जाने के बाद टारगेट यूनिट भी बताता है कि तुम सोर्स रिसोर्सेस रिलीज कर सकते हो। तो सोर्स यूनिट भी उसके बाद रिसोर्सेस रिलीज होता है। उसके बाद दोस्तों डेटा फ्लो यूवी और टारगेट यूनिट बी के बीच में स्टार्ट हो जाता है, सोर्स यूनिट बी ड्रॉप हो जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है इंट्रा एक्स टू बेस्ड हैंडओवर में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और सबसे मिनिमम वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इससे आपको कम कॉल फ्लो और इफेक्टिव कॉल फ्लो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा, सजेस्ट यही करूंगा कि आप इस चीज को ही इंटरव्यू में बोलें, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस पार्ट को अगर आप इंटरव्यूअर को समझा देते हैं तो वो समझ जाएगा कि वो जो कैंडिडेट, अगर आप इंटरव्यूअर को ये सब चीजें समझा रहे हैं तो वो समझ में आएगा कि आपको एंड टू एंड चीजें पता है कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस यहाँ तक ही बोलते हैं कि हैंडओवर कंफर्म हो गया उसके बाद डेटा फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो नहीं। आपको ये एंड टू एंड चीजें बतानी है कि आपको या एग्जैक्टली आपको कम पता है, ठीक है, बट आपको एंड टू एंड पता है कि ओवरऑल चीजें हो कैसे रही हैं। तो अब इसमें हम एक बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि प्रिपरेशन फेज कहाँ से होता है, तो ये दोस्तों होता है ये जो प्रोसेस होता है ये होता है एग्जीक्यूशन फेज। ये जो चीजें होती हैं वो एग्जीक्यूशन फेज में होती हैं और यहाँ पे जो होता है ये कंप्लीशन फेज में आता है। ये चीजें कंप्लीशन फेज में होती है। तो मैंने जैसे बताया कि हैंडओवर तीन प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है, एक प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन। तो ये बेसिकली एग्जीक्यूशन फेज में था और ये पाथ स्विच, पाथ
स्विच एक्नॉलेजमेंट और रिसोर्सेज रिलीज, ये कंप्लीशन फेज में आता है। तो आपको अगर पता चल गया कि आपका हैंडओवर जो है वो एग्जीक्यूशन फेज में फेल्योर हो रहा है, तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि रैच रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली हुआ कि नहीं, T304 टाइमर एक्सपायर हो गया कि नहीं हुआ। तो ये सब चीजें हम, अगर हमको पता चल गया कि एग्जीक्यूशन फेल्योर में फेरा है, तो सबसे पहले हम इस चीज को टारगेट करेंगे चेक करने के लिए, ताकि इसके एंड से अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद हम चलेंगे कंप्लीशन फेज में कि पास स्विच हुआ कि नहीं। तो बेसिकली होता है क्या है, अगर यहाँ पे अगर हैंडओवर कंफर्म हो गया, राइट, तो यूवी क्या करता है, टारगेट यूनिट भी से अटैच हो जाता है, बट पास स्विच नहीं हुआ तो आपका डेटा नहीं फ्लो होगा, राइट, क्योंकि और बट ये जनरली, ये लिटरली प्रॉब्लम तब होता है, पास स्विच का प्रॉब्लम तब होता है जब कोर नेटवर्क इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, तो तब वो इश्यू आती है, बट ऐसा होता नहीं है मोस्टली। तो इस केसेस में क्या होगा कि मैंने पहले भी कहा कि कंप्लीशन फेज में एरर बहुत कम आते हैं, मैक्सिमम एरर जो होते हैं वो प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन फेज में आते हैं। तो मैं बेसिकली ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज और कंप्लीशन फेज होता क्या है, ताकि आप चीजें आगे इजिली एग्जीक्यूट कर सको, आप इजीली किसी इशू को फिक्स कर सको और उसको एटलीस्ट फाइंड आउट कर सको कि इशू कहाँ से हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी चीज को, अब हम बात करेंगे कि अगर यही इंट्रा हैंडओवर अगर S1 AP बेस्ड अगर होता है तो उस चीज में क्या होगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूवी है और सोर्स यूनिट बी के साथ कनेक्टेड है। तो सोर्स यूनिट बी ने क्या किया, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज भेजा और मेजरमेंट ऑब्जेक्ट टू ऐड मॉड लिस्ट आया। तो मेजरमेंट ऑब्जेक्ट टू ऐड मॉड लिस्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन एलिमेंट आती है ये आपको पता है। तो इसके अंदर भी एक अगर नहीं पता है, शायद कुछ लोग भूल गए हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मेजरमेंट ऑब्जेक्ट टू ऐड मॉड लिस्ट के अंदर में मेजरमेंट एक आईडी रहती है, जिसको मिस आईडी बोलते हैं, मिस ID 1। अब इस मिस ID 1 के अंदर में RSRP मेजरमेंट करवाना है तो वो RSRP कॉन्फ़िगर करेगा, RSRQ मेजरमेंट करवाना है तो वो RSRQ मेजरमेंट कॉन्फ़िगर कर देगा। बट एक मेजरमेंट आईडी होगी जिसके अंदर में ये चीजें होंगी। और ये इसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ये 0 to 31 हो सकता है, आई मीन टोटल 32 मेजरमेंट आईडी हो सकती हैं। और रिपोर्ट कॉन्फ़िग टू आईडी, या कह लीजिए कि रिपोर्ट कॉन्फ़िग टू ऐड मॉडल्स के अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन एलिमेंट होती है, तो इसके अंदर भी एक रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, या कह लीजिए कि रिपोर्ट कॉन्फ़िग आईडी होती है। तो मान लीजिए रिपोर्ट कॉन्फ़िग ID 1 है। अब इस रिपोर्ट कॉन्फ़िग आईडी के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर में मान लीजिए कि जो इवेंट है वो आएगा, या इधर वो A2 है या A3 है या A4 है, तो वो इवेंट यहाँ पे रहता है। अगर उसके बाद क्या है कि हिस्टेरिसिस अगर इम्प्लीमेंटेड है तो हिस्टेरिसिस यहाँ पे आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेल आएगा कि कितना तो मैक्स नंबर ऑफ रिपोर्ट सेल कर सकते, सॉरी, रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये रिपोर्ट कॉन्फ़िग बताता ही है कि कैसे तुम रिपोर्ट करते हो। तो मान लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेल्स वो रिपोर्ट है वो 4 है, तो यूवी क्या करेगा कि एक साथ मैक्सिमम 4 सेल्स को रिपोर्ट कर सकता है। उसके बाद और भी चीजें इसमें आते हैं कि रिपोर्ट इंटरवल की, मान लो तुमने अभी एक रिपोर्ट किया तो फिर कितनी देर बाद दूसरा कर सकते हो, तो ये रिपोर्ट इंटरवल भी आता है। इसके मान लो कि टाइमिंग अगर 480 मिली सेकेंड है, तो पहला मेजरमेंट रिपोर्ट भेजने के बाद वो क्या करेगा, फिर 480 मिली सेकेंड के बाद दूसरा मेजरमेंट रिपोर्ट भेजेगा। और ये अगर इसके बारे में मैंने बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या होता है कि बेसिकली ये मेजरमेंट मिस आईडी होती है। और ये मिस आईडी के अंदर में क्या होगा कि मेजरमेंट आईडी होगी और एक रिपोर्ट कॉन्फ़िग आएगी आईडी होगी। मान लीजिए कि ये 1 था, तो इसमें हमने क्या किया कि मैप कर दिया रिपोर्ट कॉन्फ़िग ID 1 और मिस ऑब्जेक्ट ID 1। तो ये ऐसी चीजें होती है। तो ये कंटेंट है आप इसको हमेशा इंटरव्यू में ऐसे ही बोले, अगर पूछा जाता है कि मेजरमेंट ऑब्जेक्ट टू ऐड मॉड लिस्ट के अंदर में क्या आता है, मेजरमेंट आईडी टू ऐड मॉड लिस्ट के अंदर में क्या होता है, कैसे मेजरमेंट आईडी क्रिएट होता है, तो आपको ये बताना है कि मेजरमेंट आईडी क्रिएट होता है रिपोर्ट कॉन्फ़िग आईडी और मिस ऑब्जेक्ट आईडी के बेस्ड करके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो थोड़ा बहुत एक बार इस चीज को ओवरऑल समझ ले, ताकि इस वीडियो के थ्रू भी उनको एटलीस्ट कुछ समझ में आ जाए। तो जैसे ही RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन यूवी कंप्लीट मैसेज भेजा था सोर्स यूनिट को, उसके बाद मेजरमेंट रिपोर्ट जैसे कि हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा वैसे ही सेम यहाँ पे है। उसके बाद क्या होगा कि बेसिकली अगर हैंडओवर रिक्वेस्ट आएगा, वो हैंडओवर रिक्वेस्ट किसको जा रहा है, अब MME को जा रहा है। तो पहले क्या हो रहा था कि जब हमारा दोनों इनोड बीच के बीच में जब X2 इंटरफेस अवेलेबल था, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे, राइट। बट यहाँ पे अब क्या है कि इन दोनों के बीच में X2 इंटरफेस है ही नहीं, तो अब ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वाया MME, क्योंकि ये जो मैसेज जा रहा है वो MME पे जा रहा है। तो हैंडओवर रिक्वेस्ट सोर्स इनोड बी ने किसको भेजा, MME को भेजा। अब यही सेम मैसेज क्या होगा कि MME किसको भेजेगा, टारगेट इनोड बी को भेजेगा। अब ये टारगेट इनोड बी जो है, अब वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसको, MME को, और MME किसको भेजेगा, सोर्स नोड भी को। तो बस आपका डिफरेंस यही है कि आपका जो भी कॉल फ्लो चल रहा था वो बस अब वाया MME हो जाएगा, दैट्स इट।
पहले क्या था कि सोर्स यूनिट भी और टारगेट यूनिट भी दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे थे, यहाँ पे अब चीजें वो नहीं होंगी। अभी क्या होगा, एक बीच में एमएमई आ जाएगा, तो जो वाया एमएमई के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में S1AP प्रोटोकॉल काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में भी S1AP प्रोटोकॉल। अगर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट अगर इन दोनों के बीच में अगर डायरेक्ट X2 इंटरफेस रहता तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लेते, बट ये जो समहाउ एनी सिस्टम रीजंस की वजह से हो सकता है वो ब्रेक हो गया, तो वो जब वो ब्रेक हो जाएगा तो ऐसे ही हैंडओवर होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं उसके बाद का प्रोसेस। उसके बाद का ये प्रोसेस सेम है कि यूवी जो है रैच रिक्वेस्ट भेजेगा, वो किसको, टारगेट इनोड को। टारगेट इनोड भी उसका रिस्पांस देगा, और उसके बाद आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज आएगा, जो कि तुम्हारा हैंडओवर कंफर्मेशन कह लीजिए, या फिर आपका अटैच कंप्लीट कह लीजिए। ठीक है, अटैच कंप्लीट कर लीजिए। तो उसके बाद क्या होता है कि पास स्विच होता है, पास स्विच रिक्वेस्ट जो होता है वो टारगेट यूनिट भी एमएमई को भेजता है, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद जो है सोर्सेस रिलीज होता है। आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इन्हीं इन्हीं सब चीजों से पूछे जाएंगे कि कब आईपी एलोकेट होता है, कैसे होती हैं चीजें, मेजरमेंट ऑब्जेक्ट टू ऐड मॉडलिस्ट क्या होता है, रिपोर्ट कॉन्फ़िग टू ऐड मॉडलिस्ट क्या होता है, सीएफआर क्या होता है, कंटेंशन बेस्ड रैच क्या होता है। तो ये सब चीजें आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आप जिस जिस वर्ड को यूज करेंगे वो उस वर्ड्स पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मान लीजिए कि रैच रिक्वेस्ट भेजा तो पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ रैच रिक्वेस्ट यू विल सेंड ड्यूरिंग आरआरसी कनेक्टेड स्टेट और ड्यूरिंग हैंडओवर रिक्वेस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कंटेंशन फ्री रैच होता है, तो कंटेंशन फ्री रैच क्या होता है, रिसोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपको, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रहा हूँ, ताकि पहले मैंने रैच पे बनाया, फिर अटैच, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वन बाय वन बेसिक चीजें आपको एटलीस्ट पीछे की, अगर आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो तो उसके पीछे से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में क्लियर आंसर दे सकते हो। अगर अगर आप मान लीजिए कि आपने रैच नहीं पढ़ा, डायरेक्ट अगर आप हैंडओवर पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इंटरव्यू कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले, सबसे पहले है कि बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ बैकग्राउंड में मैंने ये सब चीजें पढ़ी हुई है। तो और मोस्टली क्या करना है कि आपको वो टर्म्स यूज करना है जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिस पे आप कैपेबल हो कि हाँ मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो इवेंट्स के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, इनके क्या रियल लाइफ में क्या यूजेस हैं, ये किस किस कॉन्सेप्ट के लिए ये बनाए हुए हैं, और क्यों ये कहाँ पे ट्रिगर होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि A1 इवेंट कहाँ पे ट्रिगर हुआ। तो A1 इवेंट सबसे पहले, सबसे बेसिक चीज ये है कि ये हैंडओवर को प्रिवेंट करने के लिए काम आता है। प्रिवेंट इन द सेंस, ये हैंडओवर को ब्लॉक करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सेल ए है और यहाँ पे सेल बी है, और इन सेल ए और ये सेल बी का कवरेज यहाँ तक है, ओके। अब मान लीजिए कि आप यहाँ इस कंडीशन में थे और इस सेल के साथ आप अटैच थे, तो इसमें क्या हो रहा था कि आपकी इसकी कवरेज खराब होती जा रही थी, और आपका क्या हो रहा था कि हैंडओवर के लिए मेजरमेंट वगैरह हो रहे थे। तो उसके बाद क्या होगा कि ट्रिगर कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है। तो बेसिकली होता कैसे है, जैसे जिन लोगों को रिसिलेक्शन के बारे में पता है कि उसमें टी यूट्रा एक रिसिलेक्शन टाइम का टाइमर होता है, तो इसमें भी एक टाइम टू ट्रिगर होता है। टाइम टू ट्रिगर एक वैल्यू होती है, अगर जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है इस टाइम के वैल्यू के लिए, तभी जाके ये इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, अदरवाइज ये ट्रिगर नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे वो टाइम टू ट्रिगर ट्रिगर होने ही वाला था, उसके बाद यूजर क्या किया कि टुवर्ड्स सी नोट बी की तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि यूवी की जो आरएफ कंडीशन था वो अच्छी हो जाएगी। तो इस चीज को ब्लॉक कौन करेगा, तो इस चीज को बेसिकली ब्लॉक करने के लिए इवेंट A1 का यूज होता है, जिसको बोलते हैं टू यूज या टू प्रिवेंट हैंडओवर। है प्रिवेंट कर रहा है टू हैंडओवर। दूसरा चीज क्या कर रहा है कि ये मेजरमेंट गैप को ब्लॉक करता है, मेजरमेंट गैप को ब्लॉक कर सकता है, या कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट गैप को स्टॉप करता है। अब ये मेजरमेंट गैप क्या है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब इंटर फ्रीक्वेंसी हैंडओवर बनाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि मेजरमेंट गैप होता है क्या है। तो इसके रियल लाइफ चीजें, ये रियल लाइफ जो इम्प्लीमेंटेशन में ये सब चीजें किस पे डिपेंडेंट है, A1 इवेंट पे। तो क्या क्या है, बेसिकली ये हैंडओवर को प्रिवेंट कर सकता है, ये मेजरमेंट गैप को ब्लॉक कर सकता है, मतलब ओपन नहीं हो देगा। क्यों ओपन करेगा, क्योंकि आरएफ कंडीशन जब अच्छी हो जाएगी तो ये क्यों ओपन होने देगा। ये है अभी हाँ A2 क्या करेगा, तो A2 बेसिकली क्या होता है कि ये मेजरमेंट स्टार्ट करवाता है, आई मीन ये मेजरमेंट गैप ओपन करवाएगा अगर ये ट्रिगर हुआ तो। मेजरमेंट गैप ट्रिगर होगा तभी जब A2 इवेंट ट्रिगर होगा। तो ये आप क्लियर होना चाहिए कि मेजरमेंट गैप ट्रिगर होता है जब A2 ट्रिगर होता है तब। और ये कब होगा, इंटर फ्रीक्वेंसी और इंटर रैट फ्रीक्वेंसी दोनों टाइम पे होगा, ये इंटर और इंटर रैट दोनों के लिए काम करेगा, इंटर और इंटर रैट। ठीक है। अब ये मेजरमेंट गैप इंटर और इंटर रैट दोनों के लिए होगा, और ये क्या करेगा, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा कि अगर ये ट्रिगर हुआ तो सेकेंडरी सेल जो है वो रिमूव हो जाएगी, सेकेंडरी सेल रिमूव हो जाएगी।
ठीक है। अब ये सेकेंडरी सेल रिमूव हो जाएगी, कहने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये सेकेंडरी सेल मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा कि जब कैरियर एग्रीगेशन जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंडरी सेल होता क्या है। ठीक है, तो ये कैसे, क्यों ये रिमूव हो जाएगी, या क्यों ये डीएक्टिवेट स्टेट में चला जाएगा, या क्या होगा, तो ये सब चीजें बताऊंगा। अगर ये सेकेंडरी सेल को रिमूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये A1 क्या करेगा कि सेकेंडरी सेल को ऐड करने की परमिशन देगा। सेकेंडरी सेल ऐड करने की परमिशन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इवेंट ही ऐड करवाता है, बट कहने का मतलब है कि अगर सेकेंडरी सेल, अगर A1 इवेंट ट्रिगर हुआ तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि सेकेंडरी सेल को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यूवी मेरा आरएफ कंडीशन अच्छा है, तो उस केसेस में क्या होगा, सेकेंडरी सेल आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं कि इन सब चीजों के होने के बाद ये सब चीजें हो सकती होती हैं। आई I मीन अगर A2 ट्रिगर हुआ तो इन सिंपल मैं आपको कहूँ कि मेजरमेंट गैप ओपन होगा किसके किसके लिए, इंटर और इंटर रैट के लिए, और सेकेंडरी सेल अगर है तो इधर वो रिमूव हो जाएगा या डीएक्टिवेट स्टेट में चला जाएगा। और अगर ये मान लीजिए कि A1 ट्रिगर हो गया तो A1 ट्रिगर होने के बाद क्या होगा कि हैंडओवर जो एग्जीक्यूट होने वाला था वो प्रिवेंट हो जाएगा, सेकेंडरी सेल उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं, मेजरमेंट गैप जो ओपन होने वाला था वो ब्लॉक हो गया। तो ये सब चीजें हैं। अब A3 इवेंट के बारे में बात करेंगे तो A3 जो इवेंट है बेसिकली क्या होता है, इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंडओवर ट्रिगरिंग के लिए होता है ऑन इक्वल प्रायोरिटी। तो ये क्या होता है कि इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंडओवर ट्रिगरिंग के लिए होता है, इंट्रा फ्रीक्वेंसी ट्रिगर करता है किस पे, इक्वल प्रायोरिटी पे, इक्वल प्रायोरिटी। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये जब भी इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंडओवर की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि A3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर A4 इवेंट की हम बात करें तो A4 इवेंट क्या करता है कि हैंडओवर करवाता है इंटर फ्रीक्वेंसी हैंडओवर, इंटर फ्रीक्वेंसी हैंडओवर कब करवाएगा, A2 के ट्रिगर होने के बाद, क्योंकि A2 तभी जब ट्रिगर होगा तभी मेजरमेंट स्टार्ट होगा, और हैंडओवर तभी होगा जब A4 ट्रिगर होगा। ठीक है, तो A2 के बाद आपको याद रखना है कि A2 के बाद ही ये कुछ एक्शन कर सकता है। अगर A2 ट्रिगर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ब्लॉक हैं। A2 ट्रिगर होने के बाद ही ये दोनों, ये भी दोनों स्टार्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं ये ब्लॉक होंगे। तो ये, और ये क्या करते हैं कि ये हायर प्रायोरिटी पे हैंडओवर करवाते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें A5 इवेंट की, तो A5 इवेंट क्या होता है, ये भी होता है इंटर फ्रीक्वेंसी हैंडओवर के लिए, और ये क्या होता है A2 के बाद ट्रिगर होगा। ठीक है, और A2 के बाद ट्रिगर होगा, और अगर ए फोर इम्प्लीमेंटेड नहीं है या फिर A4 कॉन्फ़िगर नहीं है उसके बाद कॉन्फ़िगर होता है। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये इंटर फ्रीक्वेंसी लोअर प्रायोरिटी पे हैंडओवर करवाता है। ओके, अब इवेंट A6 के बारे में हम लोग ज्यादा डीपली बात नहीं करेंगे क्योंकि A6 रिलेटेड टू कैरियर एग्रीगेशन, तो जब मैं कैरियर एग्रीगेशन पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। बी वन और बी टू इवेंट्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में कंडीशंस, थ्योरेटिकल कंडीशंस बताना भूल गया था, तो इसका बेसिकली थ्योरेटिकल कंडीशन हम आज डिस्कस कर लेंगे, और रियल लाइफ यूजेस भी हम लोग, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन में आपको कुछ नहीं करना है, ये बेसिकली क्या करेगा कि इंटर टेक्नोलॉजी हैंडओवर करवाता है, और ये क्या करता है, इवेंट A2 के बाद आता है, और ये क्या करेगा, ये भी इंटर इंटर टेक्नोलॉजी हैंडओवर कराएगा अगर B1 कॉन्फ़िगर नहीं है तो, और A2 के बाद ट्रिगर होगा। अगर हम B1 B2 के थ्योरेटिकल कंडीशंस की बात करें तो B1 कब ट्रिगर होगा, जब इंटर रैट नेबर सेल इंटर इज बेटर देन या ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। अगर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो डिफाइन है, अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से इंटर रैट नेबर सेल अगर अच्छी है तो क्या होगा, वो B1 ट्रिगर होगा। ठीक है, B2 कब ट्रिगर होगा, B2 इज कॉम्बिनेशन ऑफ A2 प्लस B1, यू कैन से राइट, ये भी A2 के बाद ही ट्रिगर होगा, बट इसके बाद आप कह सकते हो कि इसमें बेसिकली दो कंडीशंस है, राइट। तो क्या है, A2 के बाद आएगा B2, और B1 अगर कॉन्फ़िगर नहीं है तो B2 होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि
कौन सा इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंप्लीमेंट करना चाहिए, कौन सा इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, तो आप अपने थॉट के अकॉर्डिंग उसका आंसर दें, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट कर सकते हैं कमेंट में, या हमारे टीम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा हैंडओवर है, कौन सा इवेंट है जो बहुत क्रिटिकल होता है। तो जो है A5 इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल इवेंट भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, इवेंट क्यों बोलते हैं, आप इसको जानने की कोशिश करें। अगर पता है आंसर तो आप कमेंट में जरूर करके बताएं, जिनको नहीं पता है वो भी कमेंट करें कि मैं आपको आंसर बता सकूं। तो बेसिकली ये A5 क्रिटिकल इवेंट्स। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा मैं लेंदी करना नहीं चाहता। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ ले, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ देखें, और इसके बाद आपका बच जाता है कि इंटर फ्रीक्वेंसी हैंडओवर कैसे होता है। तो इंटर फ्रीक्वेंसी हैंडओवर में मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो आपका इंटर फ्रीक्वेंसी, इंट्रा फ्रीक्वेंसी और हैंडओवर के कॉन्सेप्ट जो है टोटली क्लियर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेसिकली मेनली मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ जिससे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अदरवाइज हम इधर उधर की चीज़ें पढ़ के कोई फायदा नहीं। डीप थ्योरेटिकल नॉलेज आपको अगर गेन करना है तो आप जॉब के बाद भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपको अगर जॉब लेनी है तो ये सब चीज़ें नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, कोई सजेशन है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चंस और आंसर शेयर करूँगा। और जो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ या मेरी कुछ अनलिस्टेड वीडियोस रहती हैं जो कि नॉर्मल यूजर्स नहीं देख सकते हैं, उस वीडियोस को देखने के लिए आपको लिंक की जरूरत पड़ती है। तो वो लिंक आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर ले। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।